हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल हाजिर नाजिर अंदाज में स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पोर्ट पर। तो पिछले पार्ट तक हमने गुरुत्वाकर्षण का जो कुछ भाग है वो पढ़ लिया था। तो मियाँ आज हम पढ़ेंगे केपलर के नियम। ठीक है, क्या पढ़ना था आज? केपलर का नियम। केपलर का नियम। तो केपलर के नियम पर 2-4 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, बस एक ही लाइन ध्यान में रखनी है। पूरे केपलर के नियम में क्या रखना है? एक ही लाइन को ध्यान में रखना है और पूरा का पूरा केपलर का नियम बड़ा आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा सूर्य है, सूरज, सन, मानते क्या है? ये सच है कि इसके चारों ओर हमारी धरती क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। ये हमारी धरती हो गई, ये हो गई धरती माँ। ठीक है, तो धरती क्या करती है? इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। पूरी वीडियो देखिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है आज। तो सूर्य के चारों ओर धरती लगाती है और हम ये मानते हैं कि ये धरती सूरज के चारों ओर इस गोलाकार पथ में या वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। कौन से पथ में? वर्ताकार पथ में। लेकिन केपलर ये कहता है कि सूर्य के चारों ओर जो धरती है वो वर्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाती। आप सुनते जाइएगा, प्रश्न कहाँ से बनेगा वो देखना आप। फिर ये हमारा सूर्य हो गया। नॉर्मली बोलते हैं कि धरती इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। कौन से पथ में? वर्ताकार पथ में। ठीक है, लेकिन केपलर ये बोलता है कि सूर्य के चारों ओर धरती वर्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाती, वो लगाती है दीर्घ वर्ताकार चक्कर में। ये कौन सा चक्कर हो गया? दीर्घ वर्ताकार चक्कर। दीर्घ वर्ताकार चक्कर। तो ये तो जो एकदम गोल है वो वर्ताकार चक्कर और ये दीर्घ वर्ताकार चक्कर। तो केपलर के अनुसार धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन से रूप में लगाती है? तो दीर्घ वर्ताकार रूप में। प्रश्न नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, दीर्घ वर्ताकार में भी ये बोलता है कि धरती जब चक्कर लगाती है ना, धरती क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर इस स्थिति पर जब धरती आएगी तो इससे दूरी अधिकतम होगी, सूर्य से दूरी अधिकतम होगी और यहाँ पर दूरी न्यूनतम होगी। तो इस आधार पर उसने एक क्षेत्रीय वेग की अवधारणा दी। क्या दी? क्षेत्रीय वेग की अवधारणा। और कहा कि जब धरती निकट होती है, जब धरती सूरज के निकट होती है तब उसका वेग बढ़ जाता है। मान लो हम किसी के आगे पीछे आगे दाएं बाएं चक्कर काट रहे हैं और जब वो हमारे पास आती है तो हम तेजी से निकल लेते हैं, जिसका कारण है डर। तो याद रखिएगा, सूरज के पास में दीर्घ वर्ताकार पथ में जब निकटतम स्थिति पर धरती जब होती है तब उसका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब अधिकतम दूरी पर होती है तब उसका वेग क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, और ओवरऑल इसका जो वेग है, एवरेज जो इसका वेग है वो नियत रहता है और उसे बोलते हैं क्षेत्रीय वेग। यानी कि कोई भी 2 क्षेत्र ले लो आप, ये क्षेत्र ले लिया, इस क्षेत्र का क्षेत्रीय वेग। आपको याद इतना रखना है कि केपलर के अनुसार वेग अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर वेग है वो अधिक हो गया, यहाँ पर वेग है कम है, लेकिन जो क्षेत्रीय वेग है, ये इतना क्षेत्र हो गया ना, ये हो गया क्षेत्रीय वेग। केपलर के नियम के अनुसार जो क्षेत्रीय वेग है वो नियत रहता है धरती का क्षेत्रीय वेग। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। आपको पूछ सकता है कि केपलर के नियम के अनुसार कौन सा वेग सूरज के चारों ओर जब धरती चक्कर लगाती है तो कौन सा वेग उसका नियत रहता है? कौन सा वेग रहता है? सामान्य वेग, एवरेज वेग, तात्क्षणिक वेग या क्षेत्रीय वेग? 4 ऑप्शन आपको दे सकता है। तो कौन सा वेग उसका नियत रहता है? क्षेत्रीय वेग। क्षेत्रीय वेग से मतलब है इतनी दूरी में जो एवरेज वेग आएगा और इतनी दूरी में जो एवरेज वेग आएगा वो क्या हुआ? एक समान। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। पहला प्रश्न, केपलर के नियम के अनुसार सूरज के चारों ओर धरती किस रूप में चक्कर लगाती है? तो दीर्घवर्ताकार रूप में चक्कर लगाती है। दूसरा प्रश्न कि सूरज के चारों ओर जब धरती चक्कर लगाती है तो उसका कौन सा वेग नियत रहता है या स्थिर रहता है? कौन सा वेग? क्षेत्रीय वेग।
2 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आप नोट कर सकते हैं बड़ी आरामदायक तरीकों से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, नाम है परिक्रमण काल। क्या? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल क्या होता है भाई? जब सूरज के चारों ओर धरती अपना एक चक्कर पूर्ण कर लेती है, जब सूरज के चारों ओर धरती अपना एक चक्कर पूर्ण कर लेती है तो उस चक्कर को पूर्ण करने में लगे समय को क्या कहते हैं? परिक्रमण काल। अरे एक चक्कर काट लेगी नहीं पूरा, फेरा लेन ता देखे तारो, फेरा ले सारंग जी करे लड्डू खाने तो फेरा लेना रो, तो फेरा लेनती बढ़िया एक फेरो पूरा जे नहीं बन क्या परिक्रमण काल। एक फेरो लेने में जितो टाइम लगे नहीं, कितो टाइम लगे 7-8 सेकंड है। आजकल ये छोरियाँ हड़ा हड़ा बोली चल रहे समय ज़्यादा लग जाए, तो परिक्रमण काल क्या है? एक चक्कर काटने में जितो समय लगे नहीं मैंने बोला परिक्रमण काल। ठीक है, तो आप बोल सकते हो हिंदी भाषा का शुद्ध प्रयोग करके कि जब सूरज के चारों ओर धरती चक्कर लगाती है तो एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं भाई। ठीक है, और सूरज और धरती के बीच जो दूरी है, ये जो दूरी है, दूरी जिसको हम r से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो जो परिक्रमण काल t, हाँ इसको t से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बड़े t से, और जो बीच की दूरी है उसे r से। तो t और परिक्रमण काल और दूरी में जो क्या संबंध होता है वो इस प्रकार से उसने बताया कि परिक्रमण काल और दूरी में इस प्रकार से संबंध होता है। बस आपको ये संबंध याद रखना है। इस संबंध का मतलब क्या होता है? इस संबंध का जो मतलब है वो है कि यदि दूरी अधिक होगी, यदि सूरज से धरती की दूरी या किसी भी एक पिंड के चारों ओर जब दूसरा पिंड चक्कर लगा रहा है तो यदि उन दोनों पिंड के मध्य की दूरी अगर अधिक होगी तो परिक्रमण काल भी अधिक होगा। अब ये बात मैं समझाता हूँ आपको। देखो, वो एक पिंड है और वो दूसरा पिंड है, बार बार चक्कर काटे। एक वो पिंड है, वो भी एक बार बार चक्कर काटे। टाइम किसान ज़्यादा लगा हो, एन ज़्यादा लगा हो। क्यों? क्योंकि एंगी दूरी में की है फ़र्क है। आ दूरी ज़्यादा है, आ दूरी कम है, तो कम दूरी ने कम टाइम लगा हो, ज़्यादा दूरी ने ज़्यादा टाइम लगा हो। स्वाभाविक सी बात है। तो थारी एक बार कहावत सुनी होगी कि एक प्रेमी हुआ तकड़ो, मैं जिसे मुर्दो है जमाई सिंगल पसली। ठीक है, सिंगल चेचिस लोंडो हुआ जमा, तो प्यार में पागल हुआ वो जमा तकड़ो। एक छोरी सा गए नहीं फ्रेंडशिप हो जाए, प्रेमिका देंगी, तो दोनों को खानो बानो खूब अच्छो चलते रहे, खूब गाना गावे रोड़ा पर। ये खबर छपवा दो अखबार में, एक लड़का एक लड़की पागल हो गए प्यार में। तो ठीक है, वो छोरो और छोरी को प्रोग्राम किया कि चालू रहे। एक वह छोरी को बाप देख लिए वे, तो वह छोरे की एक कमी है कि वो ज़्यादा देर तक चाल कौन सके, ज़्यादा लंबो कौन चाल सके वो। तो मोटा मोटी बात है कि एक वह छोरे ने बुला लिया। वह छोरी के बाप बोले क्या बात है भाई, मेरे छोरी के बार बार चक्कर क्यों काटे? चलो छोड़ो यार, बात लंबी हो जी, कि बाद में बताऊँगा। तो थाने इतना ध्यान रखना है कि परिक्रमण काल है नहीं वो दूरी के अनुसार बढ़े। अगर दो पिंडा के बीच की दूरी अगर बढ़ ला रही है तो वहाँ परिक्रमण काल भी क्या बढ़ेगा। वो प्रश्न थाने पूछो जा सके है कि यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी अधिक है तो उनका परिक्रमण काल भी अधिक होगा या कम, तो उनका परिक्रमण काल भी क्या होगा? अधिक होगा। परिक्रमण काल का एक फॉर्मूला और हुआ है, परिक्रमण काल। परिधि तो जानता ही होगा कि वह, अरे घेरे में चक्कर काटने आ रही है धरती, उरे है सूरज, तो ऐ जी को चक्कर की दूरी है नहीं है बोला परिधि। ठीक है, और एंग वेग, ए घेरे की लंबाई और धरती को वेग, एंग जो आपसे नहीं भाग दे दिया नहीं तो परिक्रमण काल आ जाएगा। ठीक है, तो परिक्रमण काल का सूत्र है परिधि बटा वेग।
घेरे की दूरी और धरती का वेग। तो इस प्रकार से हम किसी भी पिंड की जब परिक्रमण काल है उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है उपग्रह। ग्रह उपग्रह आप जानते ही हो कि मान लो किसी पिंड के चारों ओर कोई और दूसरा पिंड चक्कर लगा रहा है, तो इस पिंड का ये जो चक्कर लगा रहा है वो क्या होगा? उपग्रह होगा। उपग्रह जो चक्कर लगाता है जिसके चारों ओर, जो चक्कर लगाता है जिसके चारों ओर, वो क्या होता? उपग्रह। मान लो एक लड़की है सीमा के चारों ओर राकेश चक्कर लगा रहा है, तो राकेश यहाँ उपग्रह है और सीमा क्या है? ग्रह है। तो समझ गया? हाँ, ऐसी बातें आप ज़्यादा समझते हो ना। तो सीमा का आगे ले रहे चक्कर काटे राकेश, तो राकेश तो अठा हो जाएगा उपग्रह और सीमा अठा हो जाएगी ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट बस लास्ट और अंतिम टॉपिक है, याद रखना वो। हाँ, अब तक थे पढ़ लियो केपलर के नियम में। केपलर के अनुसार जो धरती सूर्य के चारों चक्कर काटा वो दीर्घवृत्ताकार पथ में है और क्षेत्रीय वेग में वो नियत रहे। नेक्स्ट है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल में एक बढ़िया प्रश्न ये बने भी, अगर दूरी बढ़ावांगा, दो पिंडा के बीच गया, दो ग्रह उपग्रह के बीच की, तो परिक्रमण काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर दो पिंड के बीच की दूरी बढ़ावांगा आप, तो परिक्रमण काल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों पूछा जा चुका है पुराना। ठीक है। तो नेक्स्ट है पलायन वेग। पलायन वेग, पलायन वेग का मतलब है बजा देना, वो बजा देना नहीं, राकेश बादगी सीमा सा गया, वो बजा देना थोड़ी है। पलायन वेग, वह बजान में रहे, बजान में फर्क है। वह बजानी हम तो चौथे दिन पकड़ लिया हुआ गिरची एंग में बाजड़ियो हाथ को नहीं आबाद में। तो पलायन वेग, मान लो अपनी धरती है, धरती पर आप अगर बॉल फेंका, गेंद उछाड़ा, तो वह वापिस आगे गिर जाए, लेकिन अपन बिन इतनी तेजियों फेंकनी है कि वह वापिस आवे ही ना, तो वो क्या है? वो पलायन वेग। इतनी तेजी यानी कि इतना अधिक वेग दे के फेंकनी है, इतने अधिक वेग से किसी वस्तु को फेंको कि वो धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, तो फेंकने वाला जो वेग होगा उस वेग को बोलेंगे हमें पलायन वेग। ठीक है। तो देखियो बिया भाजे नहीं जी की चौथे दिन आज है पुट्ठी बचीड़ खा गई, पर एंग माँ पुट्ठी आने का संभावना को नहीं, एक गई तो बस गई। ठीक है। तो धरती पर मान लो कोई बॉल है और बिन अपन ने धरती को बाहर पहुंचानी है, धरती पर किसी स्थित वस्तु को अगर धरती से बाहर पहुंचाना है, तो उस वस्तु को हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंकना होगा, और इस वेग से फेंकने पर वो वापिस नहीं आएगी। बस उसके सपने देखो। अब अगर इस वेग से फेंक दिया, तो अगर आपको पूछे कि धरती का पलायन वेग क्या है, तो आपको बोलना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का धरती का क्या है? पलायन वेग। बस ये प्रश्न नंबर बनता है 4। आज की क्लास में 4 प्रश्न बनते हैं और चारों ही प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एलडीसी, पटवार, पुलिस और आरएएस के एग्ज़ाम में चारों के चारों पता नहीं कितनी बार पूछे जा सके हैं। तो आरएएस एग्ज़ाम क्या है कि एक टॉप क्वालिटी एग्ज़ाम है, तो उसके प्रश्न रिपीट होते हैं अपने। ठीक है। तो पुराने आए हुए क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखना है आपने। तो आज की क्लास में 4 प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए, और भी जितने में वीडियो बना रहे हैं वो भी आप लगातार देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अगर हमें कुछ कमी रह रही है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी कमी को पूरा करेंगे, हमारी कमी को पूरा करेंगे। बाकी आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है। धन्यवाद।